ठीक है, आंसर राइटिंग अब 50% कंटेंट का गेम है तो 50% वो आंसर राइटिंग का गेम है। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। तो आंसर राइटिंग पे आपको डे वन से फोकस तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप आंसर क्या लिखेंगे। बट द मोमेंट आपको लगता है कि आपके पास बेसिक कंटेंट है तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, 2-3 पॉइंट है जो आपको आंसर राइटिंग में याद करने हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको पॉइंट्स में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि पॉइंट में लिखने से ही मार्क्स आते हैं या पैराग्राफ में लिखने से मार्क्स नहीं आते हैं। बट पर्सनली जो भी मतलब मेरा 3 बार एग्जाम निकला है, और मतलब तीनों बार मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है जिनका एग्जाम निकला है, मुझे हार्डली कोई ऐसा इंसान मिला जिसने पैराग्राफ में आंसर लिखा हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके अच्छे मार्क्स आए थे सबने ही पॉइंट्स में आंसर लिखा है। इसका एक रीज़न ये है, जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हो ना, आपके आंसर की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपने यहाँ पे हेडिंग लिखा पॉलिटिकल, आपने यहाँ पॉइंट लिखा सोशल, यहाँ पे आपने पॉइंट लिखा इकोनॉमिकल। अब मुझे आपका आंसर देखना है, आपका आंसर मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो मैं दूर से देखूंगा, मुझको पता लगेगा कि आपने 3 डायमेंशन को कवर कर लिया है। आपने मेरा काम आसान कर दिया, मुझको आपके पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे आपने पॉलिटिकल लिखा है, कहाँ पे आपने इकोनॉमिक लिखा है, कहाँ पे आपने सोशल लिखा है। ठीक है, आई रिमेंबर जब मैंने 98th फाउंडेशन कोर्स करा था, तो वहाँ पे मुझको एक सर आए थे जिन्होंने यूपीएससी में आंसर स्क्रिप्ट को इवेल्युएट कराएं। तो उन्होंने भी बोला था कि जितना काम आप हमारे लिए आसान करेंगे उतना काम आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो कि आपको शाम तक 10 पेपर चेक करने हैं, सपोज करो 20 पेपर आपके चेक करने हैं, आप मेंस में इवेल्युएटर हो, तो आपको 20 पैराग्राफ पढ़ने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा या पॉइंट्स फॉर्मेट में देख के आपको ज़्यादा आसान लगेगा? आप साइकोलॉजी समझने का ट्राई करिए। ठीक है, और मैं इवेल्युएटर हूँ तो मैं आई ऑलवेज अप्रिशिएट ये वाला पॉइंट, क्योंकि अब मैं सुबह से शाम तक सेम ही काम कर रहा हूँ, सेम ही आंसर इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि दोबारा सेम बार पैराग्राफ पढ़ना। ठीक है, तो विजिबिलिटी से इंक्रीज हो जाती है, एग्जामिनर का काम आपका इंक्रीज हो जाता है, तो बेटर है कि आप पॉइंट्स में लिखो। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि पैराग्राफ्स में आपके आंसर मार्क्स नहीं आएंगे। आपको लगता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को पैराग्राफ के फॉर्मेट में अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर पैराग्राफ ऑल्सो, बट आई ऑलवेज राइट इन दी पॉइंट्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि मल्टीपल डायमेंशंस आपकी आसानी से कवर हो जाती हैं। पैराग्राफ लिखने में एक बायस ये रहता है कि आप अगर किसी बात, एक बायस जो मुझको लगता था, आप सोशल डायमेंशन लिख रहे हो, क्योंकि आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आप इसको ओवर स्ट्रेच कर दोगे इसकी एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, आप 5-6 लाइन की इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, उसके बाद आपके पास स्पेस की भी कमी आ जाती है बाकी डायमेंशन को कवर करने के लिए। बट पॉइंट फॉर्मेट में आपको पता है कि आपको पॉलिटिकल लिख के 3 पॉइंट इस फॉर्मेट में लिखने हैं, तो आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को उसको इंक्रीज नहीं करते हो, आप नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा कवर कर पाते हो। इन जीएस ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेथ ऑफ योर नॉलेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज। मैटर नहीं करता कि आपको पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में कितना पता है, मैटर ये करता है कि आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, ये सारे डायमेंशन उस टॉपिक की पता है नहीं पता। जीएस में इट इज इन ऑप्शनल, इट इज अबाउट द डेप्थ एंड द ब्रेथ जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शनल में ऑलवेज गो विद द पैराग्राफ। ठीक है, ऑप्शनल में आप सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख के आगे बढ़ोगे तो आप अपनी वो डेप्थ को नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि इट्स मोर ऑफ ए स्पेशलाइज एग्जाम, स्पेशलाइज पेपर। तो इन ऑप्शनल ऑलवेज गो फॉर पैराग्राफ। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको पॉइंट में लिख सकते हो तो उसमें आप पॉइंट में लिख सकते हो, बट ये चीज़ ज़्यादा प्रिफर करनी चाहिए पैराग्राफ में इन ऑप्शनल। बट जीएस में ऑलवेज गो, ट्राई टू गो फॉर पॉइंट्स फॉर्मेट। पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आंसर राइटिंग में आपको ध्यान रखनी है वो आईबीसी वाला आपको फ्रेमवर्क लिखना ही लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 5 चीज़ें बताई दी थी, आप क्या क्या लिख सकते हो, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बॉडी को अगेन कैसे लिखना है वो आपको बता देता हूँ, पहले हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन भी अगेन 5-6 चीज़ों से आप लिख सकते हो। एक तो है डीपीएसपी, जो जनरली सोसाइटी वाली चीज़ों में लग जाता है। ठीक है, दूसरा आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ लगता है कि अगर एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से, तो यू कैन ऑलवेज राइट द फंडामेंटल ड्यूटी जो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की बात करती है। तीसरी, गवर्नमेंट की कोई फ्लैगशिप स्कीम है,
आप उसका मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हाउसिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज ब्रिंग द पीएम आवास योजना इन योर कंक्लूजन। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट की टैगलाइंस हैं, एंड आई फील कि इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग योर कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल सबका साथ सबका विकास, ठीक है, विश्व गुरु, ठीक है, 2047 तक विकसित भारत, ठीक है। आपको हर साल मन की बात के बाद न्यूज़पेपर में अगले दिन काफ़ी ज़्यादा ये टैगलाइन मिल जाती है, तो आप इससे भी अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। एक हिस्ट्री में कंक्लूजन लिखने में मुझको बहुत समस्या आती थी स्टार्टिंग में, तो इसका मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला था कि जो भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, उसका प्रेजेंट में क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टाउन प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन है तो यू कैन लिंक द हिस्ट्री का कंक्लूजन विद द प्रेजेंट ऑल्सो। ठीक है, कैसे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग का प्रॉब्लम अडॉप्ट करते हो तो अर्बनाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे आपका लीग ऑफ नेशन का टॉपिक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, तो अगर आप इसका लीग ऑफ नेशन का क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसके फेलियर के ऊपर अगर क्वेश्चन, तो यू कैन लिंक कि कैसे अभी यूनाइटेड नेशन में क्राइसिस चल रहा है और इसको सोल्व नहीं करा गया, तो जहाँ यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, देयर इज हाई चांस कि हम वर्ल्ड वॉर 3 जो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा वहाँ पे पहुँच जाए। तो यू कैन इन हिस्ट्री में यू कैन ऑलवेज लिंक यूर आंसर विद द प्रेजेंट। ठीक है, GS 2 में कैसे लिखने, वो 4-5 जो DPSC फंडामेंटल ड्यूटीज है उससे आपका मैनेज हो जाएगा। ये हो गया कंक्लूजन वाली बात। ठीक है, बॉडी की अगर मैं बात करूं, एक तो आपकी इसमें मेन बॉडी है, एक वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आई ऑलवेज बिलीव कि आप कमेटी ला पाए, गवर्नमेंट कमेटी, तो इट्स ऑलवेज बेटर। ठीक है, आप जब अपना प्रिपरेशन पूरी कर लेंगे तो आपको खुद भी याद हो जाएगी। अगर PDS के ऊपर हैं तो कौन सी कमेटी का नाम लिखना है। ठीक है, फिशरी के ऊपर क्वेश्चन आया तो एक मीरा कुमार कमेटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में मालेगांव कमेटी है, E-गवर्नेंस के ऊपर सेकंड ARC है। मतलब आपको बस एक टेबल बना लेनी है और आपको बस ये कमेटी का नाम याद कर लेना है, इसकी रिकमेंडेशन 1-2 आपको वैसे याद आ जाएगी। ठीक है, कमेटी से आप वे फॉरवर्ड लिखोगे तो हमेशा बेटर रहता है। ठीक है, उसके बाद नहीं है तो आप फिर जनरल वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो कि आपको ये 5-6 पॉइंट जो आपके चैलेंजेस है, कि जैसे हमने पहले बोला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर आप मालेगांव कमेटी नहीं लिख रहे हो, आपको याद नहीं है, तो सिंपल जो आपने चैलेंजेस लिखे थे कि टेक्नोलॉजी का चैलेंज है तो आप लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, या 5-6 सॉल्यूशन आप खुद से लिख सकते हो। अब बात आती है मेन बॉडी की, जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। असली मार्क्स तो देखो यहीं के हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन का 1 मार्क्स या कंक्लूजन से आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो बचे हुए 80% मार्क्स है वो मेन बॉडी के ही हैं। तो जब भी आप मेन बॉडी को एड्रेस कर रहे हो, तो सपोज करो कि ये कोई क्वेश्चन है और इसमें 3 सब पार्ट हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम हाइपोथेटिकल बना लेते हैं, वही एग्जांपल बना लेते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसकी सिग्निफिकेंस और उसके चैलेंजेस, ये आपका क्वेश्चन है। तो जब भी आप अपना मेन बॉडी में आ रहे हो, तो जो भी आप सब हेडिंग बना रहे हो ना, ट्राई टू टेक द सेम वर्ड्स जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। कई बार होता है कि सब हेडिंग तो हम बना लेते हैं लेकिन उसकी वर्डिंग अलग हो जाती है, तो ट्राई करो कि सेम आप वर्ड उठाओ। अगर वहाँ सिग्निफिकेंस लिखा है तो आपकी हेडिंग भी ये होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेम हेडिंग बनाओगे तो एग्जामिनर के लिए वो रिलेट कर पाना आसान है कि इस वाले पार्ट का इसने यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है, सिमिलरली जो आप दूसरा पार्ट एड्रेस कर रहे हो उसमें आप चैलेंजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेडिंग बना लीजिए। सेम हेडिंग से अगेन आपको फायदा रहेगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका आंसर अच्छा, एक प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। उसमें सिग्निफिकेंस आप डिस्कस कर रहे हो तो अगेन सोशल, ये अलग से आपको दिखाना है कि आपको पता है कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद आप इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर दीजिए हल्का हल्का। इस प्रेजेंटेशन में आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर लिख के बता देता हूँ, बट ट्राई टू राइट इन द सेम फॉर्मेट, सेम प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो तो उसको आप बड़ा सा हाईलाइट कर दो कि आपने एग्जाम्पल लिखा है। सोशल को भी आप बॉक्स बना सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। तो मेन बॉडी को इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको फायदा रहेगा।
दूसरी चीज जो आपको मेन बॉडी में करनी है, फ्लो चार्ट, डायग्राम या मैप्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, मैप्स तो हर जगह नहीं बना सकते, लेकिन फ्लो चार्ट आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा हम फ्लो चार्ट बनाए, मान लो क्वेश्चन है कि वुमेन कि जो अर्ली मैरिज के ऊपर, मान लो कोई क्वेश्चन आता है अर्ली मैरिज अगर हो जाती है तो वुमेन का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। एक तरीका है कि आप 5 पॉइंट लिख दो, लेकिन आपके पास सपोज करो कि टाइम की कमी है, तो यू कैन सिंपली मेक अ फ्लो चार्ट, अर्ली मैरिज ऑफ वुमेन। उससे क्या होता है कि एजुकेशन उनकी पुअर हो जाती है, एजुकेशन है तो उनका फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट या एम्पावरमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, वो डिपेंडेंट हो जाती हैं, डिपेंडेंट हो जाती है तो उनके ऊपर वायलेंस बढ़ जाती है, वायलेंस इंक्रीज हो जाती है, और बाकी जो जो आपके बाकी ज़्यादा एब्यूज़ होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो सारे एब्यूज़ इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद इससे समाज में पैट्रियार्की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को बर्डन मान लिया जाता है, अगेन उनकी अर्ली मैरिज हो जाती है। तो एक आप छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि 3 सब पार्ट अगर आपके आंसर के हैं और आपके पास टाइम का क्रंच है, तो यू कैन राइट दिस इन पॉइंट। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, यहाँ पे अगेन आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाता है, दूसरा जो आपके आंसर की जो मोनोटोनी होती है ना, वो ब्रेक हो जाती है। एग्जामिनर को बीच में थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह दिखता है तो अच्छा लगता है साइकोलॉजिकली कि अच्छा फ्लो चार्ट है, और वो पढ़ के उसको कॉम्प्रीहेंड करके समझ आ जाता है कि इससे डिमांड को एड्रेस कर लिया है। तो फ्लो चार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैप, अगर मैप बनाने का स्कोप है तो यू कैन ड्रॉ मैप ऑल्सो।